Shah Mohammed, Thank you. you're welcome. So our speaker is also with us here. Assalamu alaikum, Dr. Ummehani. Assalamu alaikum, doctor. Can you hear me? वालेकुम सलाम। यशा कैसी है मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? जी, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज़। A very warm welcome to you and a very warm welcome to all the students as well for joining us today. On behalf of Nurturing Community Pharmacy in Pakistan and the summer internship program Batch 19, we are delighted to host this insightful webinar on drug-related problems, which are DRPs in cardiovascular therapy and patient counseling as well. So we are honored to have with us Dr. Ummehani, an esteemed ambulatory care pharmacist from Tabba Heart Institute, Karachi. And with her expertise and dedication to advancing clinical pharmacy practice, today's session promises to be both enriching and highly relevant to all our future pharmacists, to our future roles as healthcare professionals. And thank you for being here, Dr. Ummehani. Over to you. Thank you so much, Yashfa, for giving me this opportunity. And I also thank you, Nurturing Pharmacy. I'm audible to you, Yasha? Yes, you're completely audible. And when you will say, I will change the slides as well. Okay, sure. And thank you so much for giving me this opportunity. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam. Okay. So basically today we are discussing about cardiac medication counseling and drug related problem. आप इसके नाम से मुझे इनिशियली आई जस्ट वांट टू नो कि जो आप लोग जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं? Assalamu alaikum, ma'am. Myself, I am finally a former student from Punjab University College of Pharmacy, Lahore. वालेकुम सलाम। और हमारे साथ कौन कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Miss I am Lubaba Mustafa from University of Karachi. अच्छा, थ्रू आउट मतलब कराची थ्रू आउट पाकिस्तान हमारे पास सब जगह से स्टूडेंट्स हैं। जी डॉक्टर उम्मेहानी, थ्रू आउट पाकिस्तान हमारे पास सब जगह से स्टूडेंट्स हैं, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम कराची, फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। That's nice. So let's start our topic. Today we are discussing about first slide कर दीजिए यशवा। Okay, so basically we have a learning objective. Today we are discussing about the importance of medication counseling in cardiac patient. So हम आज बात करेंगे हमारे पास जो हमारे पास कार्डिक पेशेंट जो होते हैं उसमें मेडिकेशन काउंसलिंग का क्या रोल है। सो आप मुझे बताएंगे, आप लोग में से मुझे आई जस्ट वांट कि हमारी जो सारी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें और ये मतलब टू वे लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। मैं भी आपसे सीखूं और आप लोग भी मुझसे सीखें। आई जस्ट वांट कि आप सब पार्टिसिपेट करें। सो आप मुझे बताइए आपको इस मेडिकेशन काउंसलिंग इन कार्डिक पेशेंट इसकी इंपॉर्टेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है, हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं, हम क्यों इतनी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? मैम, पहली बात तो ये कि जो ये एक सीरियस इशू है, इसकी वजह से जो है ना इसकी डोज रेजिमेंस और बाकी ड्रग इंफेक्शंस इसके हवाले से जो है ना हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि हम रैशनल यूज करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो बेसिकली द पर्पस हम द रीज़न इज़ कि हम जो मेडिकेशन काउंसलिंग इन कार्डिक पेशेंट की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो हमारे पास कार्डिक मेडिकेशंस होती हैं वो हाई अलर्ट मेडिकेशंस भी होती हैं और इसकी जो यूज़ होता है इसका प्रॉपर यूज़ पे हम बात करेंगे आज और इसकी आइडेंटिफाई करेंगे हम ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड हम बात करेंगे और हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज टू फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव काउंसलिंग इन कार्डिक पेशेंट। अच्छा, इफेक्टिव काउंसलिंग से मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? इफेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है? हम काउंसलिंग की बात बहुत कर रहे होते हैं कि हमें ये काउंसलिंग करना है। इफेक्टिव काउंसलिंग से क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? मैम, इफेक्टिव काउंसलिंग से मुराद ये है कि जो चीज़ हम पेशेंट को समझाना चाह रहे हैं पेशेंट ने भी उसको उसी तरह से समझ लिया है, वो बिल्कुल ऐसे ही है। मैम इसमें मेडिकेशन एडहेरेंस आ जाएगी, पेशेंट कंप्लेंट्स आ जाएगी और ये कि वो पेशेंट जो है वो टाइमली जो है ना वो राइट टाइम पे राइट डोज ले रहे हैं और राइट फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
सो बेसिकली द पर्पज इज कि इफेक्टिव काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको जो बताऊंगी इस एग्जाम्पल इस तरह से देती हूँ। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, सो आई एम वर्किंग एट एम्बुलेटरी केयर, हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो अगर वो मुझसे पूछता है इस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, आपको क्या लगता है कि मैं उसको लीफलेट बोलूंगी कि लीफलेट से आप पढ़ लीजिएगा और लीफलेट पे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हम बता देंगे? नहीं, हम उसको उसके हम बेसिकली पेशेंट को काउंसिल करने के लिए हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम पेशेंट को कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से हम अपनी चीज़ को पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे। सही है। द लास्ट पॉइंट हम इस पर हाईलाइट करेंगे कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है इन ऑप्टिमाइजिंग द कार्डिक थेरेपी। सो बेसिकली कार्डिक मेडिकेशन की हम बात करते हैं तो कार्डिक मेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा जो साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं, मेडिकेशन से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं और पेशेंट की थेरेपी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो फार्मासिस्ट का रोल होता है, फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा होता है, तो फार्मासिस्ट का रोल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन कार्डियक पेशेंट। अगर हम ग्लोबली देखें तो हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का बर्डन है, WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 2019 का डेटा हमारा है, जिसमें हमारे पास 17.9 मिलियन पीपल आर डाइड फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और उसमें से 32% जो पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास 32% पेशेंट जो डेथ हुई है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से डेथ होती है, और 85% जो है उसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से। दोनों डिजीज ऐसी हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों डिजीज ऐसी हैं जो प्रिवेंटेबल डिजीज हैं। तो फार्मासिस्ट का जो यहाँ पर रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइट थेरेपी हम पेशेंट को दे रहे हैं, राइट ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो हमारे पास हम इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सही है। सो आई एम वर्किंग एट एम्बुलेटरी, तो मैं आपसे चाहूँगी, मैं आपको अपने थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी ताकि आपको पता चले कि आउट पेशेंट में हम जब कोई पेशेंट आता है हम उसकी काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो बेसिकली हम अडेरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं और उससे हम अपनी हॉस्पिटलाइजेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू डिस्कस, एक पेशेंट है मेरे पास, एक पेशेंट आया मेरे पास लैंड किया। तो पेशेंट जो हमारे पास यूजुअली पेशेंट जो आते हैं हमारे पास कार्डियक पेशेंट जो हमारे पास सर्जरीज हुई होती हैं, पेशेंट को वेल्व रिप्लेसमेंट की रिप्लेस हुआ होता है पेशेंट का, तो हमारे पास वो डिस्चार्ज के वक्त पेशेंट हमारे पास लैंड करता है। आउट पेशेंट में यूजुअली मेडिसिन लेने आता है। सो मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हमारे पास एक पेशेंट था, वो लैंड किया और उसकी उसको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स थेरेपी उसको दी हुई थी, मतलब उसके बहुत सारी कार्डिक मेडिकेशन थी और इन्फेक्शन भी हुआ हुआ था पेशेंट को। सो बेसिकली उस पेशेंट को उसका वेल्व रिप्लेस हुआ और उसमें उसको इन्फेक्शन हुआ। उस इन्फेक्शन का नाम था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आप में से कोई किसी को पता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? आप लोग में से किसी को पता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं सर वालेकुम वंशला सलाम। जामशोर। जी जी जी, इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो इन्फ्लामेशन ऑफ जो इनर लेयर ऑफ हार्ट होती है। सही है। और कोई बताना पसंद करेगा मुझे? मैम इट्स इन्फेक्शन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। वन बाय वन करके आप लोग बताइए। Infection of the inner lining of the heart chamber and valve. हाँ एग्जैक्टली, और वेरी गुड। किसने आंसर किया? Bushra. बुशरा। और बताइए, और बताएं। सो मैम अच्छा बेसिकली डॉक्टर रेहानी, मैसेजेस में भी जवाब आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। अच्छा सही, लेट मी चेक। अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज यूज योर माइक्स। हाँ एग्जैक्टली, जाके ना देखने पड़े। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनकी हार्ट की लाइनिंग में इन्फेक्शन हो जाता है। यूजुअली हमारे पास जो होता है ये इट कुड बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट कुड बी अ वायरल इन्फेक्शन और फंगल भी हो सकता है। सही है। तो यूजुअली ये हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास हॉस्पिटल में प्रोसीजर होता है उसके ड्यूरेशन में भी हो जाता है, किसी किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है तो उन पेशेंट्स में भी हो जाता है। सो बेसिकली उस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था और उसको वैंकोमाइसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और उसको घर के लिए भी दी थी, और प्रोलॉन्ग थेरेपी जाती है इसमें यूजुअली ना। सो वो पेशेंट आया मेरे पास और उसको मैंने जब समझाया, उसको बताया मैंने कि ये आपका वैंकोमाइसिन, तो उसने कहा मैं इतनी एक्सपेंसिव मेडिकेशन है मैं इसको खरीदूंगा नहीं। तो मैंने उसको काउंसिल किया कि अगर आप ये एंटीबायोटिक आप यूज नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोसीजर है, जो आपने वेल्व रिप्लेस का प्रोसीजर करवाया है, वो आपको दोबारा से रिपीट होगा। तो वो पेशेंट को मैंने काउंसिल किया, तो उसके बाद उस पेशेंट ने अपना बार बार में से रीफिल भी लिया, उसने अपनी एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट किया।
जब वो लास्ट उसने लास्ट डोज कंप्लीट हो गई और फिर उसने लास्ट फॉलो अप करवाया, हमारे पास यूजली आईडी लास्ट में इसको रिव्यू करता है, फिर हमारे पास जब आईवी से पेरोरल स्विचिंग होती है यूजली, तो उस तरह से फिर उसने अपनी थेरेपी को कंप्लीट किया और फिर जब लास्ट में मेरे पास आया अपनी कल्चर की रिपोर्ट अपनी उसने शेयर किया, उसने बताया उसका इन्फेक्शन जो था वो ट्रीट हो गया। सो हियर इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। हम किस तरह से अपनी थेरेपी को नॉट ओनली हम अगर कार्डिक मेडिसिन के अलावा भी हमारे पास जो कार्डिक बर्डन है, इन्फेक्शंस होते हैं, जो कार्डिक रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बीइंग अ फार्मासिस्ट। सही है। तो हमने उसको काउंसिल से एम्पावर किया, हमने उसको बताया, एजुकेट किया कि आप अपनी कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी 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 उसको अपने लैब्स को उसने रिपोर्ट कराया। आप लोग को पता है वेंकोमाइसिन जो हमारे पास एंटीबायोटिक होती है उसके कुछ टेस्ट होते हैं, किसी को पता है इसके बारे में? नो। वेंको ट्रफ लेवल्स किसी को पता है इसके बारे में? नो मैम। किसी को भी नहीं पता इसके? हाँ, अच्छा, वेंकोमाइसिन हमारे पास जो एंटीबायोटिक होती है हम उसके यूजुअली लैब्स करा रहे होते हैं, उसमें हम उसके लेवल्स हमारे बॉडी में चेक कराते हैं। अगर हम उसकी बॉडी में हमारे पास लेवल्स हम उसकी पीक देख रहे होते हैं, कितनी पीक आ रही है, तो उसके हिसाब से हम उसकी डोज एडजस्ट करते हैं। सो बेसिकली तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है जब हमारे पास एंटीबायोटिक पेशेंट को लिखी जाती है, पूरा उसको हर चीज़ की तरह की काउंसलिंग होती है। तो बेसिकली ये एंटीबायोटिक उसने थेरेपी कंप्लीट की और उसके बाद उसने लास्ट उसने बताया कि उसका इन्फेक्शन ट्रीट हो गया। सो बेसिकली हियर इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, हम अपने पेशेंट को कैसे काउंसिल कर सकते हैं। सो लास्ट पॉइंट इज एड्रेस द कॉम्प्लेक्स थेरेपी। हम इसी जैसे मैंने आपको बताया, सो अगर हमारे पास कोई पेशेंट हमारे पास आउट पेशेंट में आता है या इन पेशेंट में आता है, तो हम उसको क्या काउंसिल करेंगे जब हमारे पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है या हमारे पास पेशेंट आउट पेशेंट से घर की तरफ जा रहा है, तो हम उसको अपने रेजिमेंट किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो कि हमारे पास पेन किलर्स हैं, तो हम उसको बता सकते हैं ये पेन किलर आपकी बंद हो जानी है, या आपकी सिर्फ आपको ब्लड थिनर्स स्टैटिन्स हैं जो आपको कंटिन्यू करना है। सही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज यशवा। ओके, अच्छा, आई जस्ट वांट कि कोई इसको रीड करे केस स्टडी को। Mr. हाँ, में से Annan कोई was इसको read admitted करे। with Mr. Annan was admitted with peripheral edema and has increased blood pressures of 150 over 100 mm mercury, synocope in morning and heart rate of 130 bpm. He has history of poor compliance of medication and now he is being discharged on the same medication regimen, that is amlodipine 10 mg HS, carvedilol 25 mg BID and rivaroxaban 20 mg OD. ओके, सही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब आप मुझे बताएं इसमें क्या ये क्वेश्चन आंसर्स बताइए इसमें कि बताएं मुझे क्या ड्रग रिलेटेड थेरेपी प्रॉब्लम आपको क्या है इसमें बताइए। कौन बताएगा इसमें से? कार्बिडिलॉल की डोज जो है वो काफी हाई है और रिस्की है। और अच्छा, मुझे बताएं इसमें एम्लोडोपिन जो होती है वो क्या है, कौन सी ड्रग है? मैम एम्लोडिपिन कैल्शियम को ब्लॉक करता है। सही है। और कार्बिडिलॉल? क्या ब्लॉकर्स है मैम? आई कांट हियर यू। आप लोग मैं चाहूंगी कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। बीटा ब्लॉकर। इट्स अ बीटा ब्लॉकर, करेक्ट। सही है। तो अब इस केस स्टडी को आप बताइए इसमें क्या ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि इसमें क्या ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है? मैम सेम चलें। इंडिकेशन के लिए ही दो मेडिसिन हैं, लाइक ये दोनों ब्लड प्रेशर लो करने के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हैं दोनों। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, चलें इस केस स्टडी को लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसका आंसर्स आप लोग दीजिए, पहले मुझे आंसर्स आप लोग बताइए ताकि हम लास्ट में डिस्कस कर सकें इस केस स्टडी को। व्हाट आर द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम? आपको क्या लगता है इसमें क्या ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है? पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा है। पेरिफेरल एडिमा क्या होता है? स्वेलिंग। पेशेंट को एडिमा और वो एम्लोडिपिन जा रही है उससे ऑलरेडी, तो कोई फ्यूरोसमाइड कोई नहीं खा रही उसे, कोई एंटीडायरेटिक नहीं जा रही उसे।
सही। डीपी एडिमा काज करती है, तो इससे पेरिफेरल एडिमा है, तो फिर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, आप बिल्कुल करेक्ट, ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और मुझे बताइए, इसके ब्लड प्रेशर्स जो हैं वो हाई हैं, सही है, और इसके हार्ट रेट जो है 130 बीपीएम है। तो बताइए 130 बीपीएम हार्ट रेट इसका सही है या लो ब्रेडिकार्डिया में है पेशेंट या टैकीकार्डिया में? मैम टैकीकार्डिया में होगा। नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, नॉर्मल हार्ट रेट पेशेंट? 72। सही है। और व्हाट इज रिवर ऑफ द बैंक? आई थिंक मैम एंटीकोएगुलेंट एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, ठीक है, सही है। सो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आप मुझे बताएं इसमें क्या ड्रग, आपको क्या लगता है इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तो उन्होंने आंसर किया एडेमा में हम एमलोडोपिन नहीं देते, और मैम ये बीटा काउंसलिंग कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? मैम काउंसलिंग कंसिडरेशन में हम ये बताएंगे पेशेंट को कि आपने ड्रग किस टाइम एक तो लेनी है, उसकी डोजिंग समझाएंगे, उसका पर्पस समझाएंगे, उसको साइड इफेक्ट्स वगैरह से अवेयर करेंगे, समथिंग लाइक दैट। मैम साइड दूसरा इफेक्ट इसमें जो बता है ना देते वो पेशेंट को। ड्रग इंफेक्शन हो रहा है। सॉरी, आई कांट हियर यू। मैम मैम एक हाइपोटेंशन जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, आप प्लीज रिपीट करें। मैम पेशेंट काउंसलिंग में यानी हम उसे बताएंगे कि जैसे एचएस लिखा है तो वो आपको नाइट टाइम में लेनी है, और जहाँ पे बीआईडी ठीक लिखा है है, वो आपको दिन में 2 बार लेनी है, और ओडी में 1/3 है, तो यानी इस हिसाब ओके, से भी पेशेंट को गाइड करेंगे। सही। चले इस केस स्टडी को और इसके आंसर्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको इसके आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड करेगा यशवा। अच्छा, आउटकम ऑफ पेशेंट मेडिकेशन काउंसलिंग। सो हम इतनी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे अब बताइए व्हाट हम क्या आउटकम्स होते हैं, अगर हम बताएं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम काउंसिल कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उसके आउटकम्स क्या होंगे? अफेक्टिव थेरेपी होगी। सही है, और थेरेप्यूटिक ड्रग इफेक्ट हमें मैम इससे जो है ना वो हॉस्पिटलाइजेशन जो होगा ना वो कम होगी, कि पेशेंट जो है ना वो मेडिकेशन एडहेरेंस होगी, तो इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन कम होगी। बस एक्यूरेट डोजिंग एग्जैक्टली, होगी तो ओवरडोज नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली। सो नाउ अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट को बता रहे हैं कि उसकी ड्रग का क्या यूज है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी रिजॉल्व कर रहे हैं, हम उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो हम इससे क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हम पेशेंट को एंगेज कर रहे हैं उसकी सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। मतलब उसकी जो हम उसको बता रहे हैं कि उसको कैसे हम अपने पेशेंट को हम काउंसिल करके बता सकते हैं कि हम उसको उसकी दवा का जो यूज है प्रॉपर यूज बता रहे होते हैं। हम उसकी दवा का, अगर हम एक एक ड्रग का हम पेशेंट को बता रहे हैं कि इसका ये यूज है, उसका क्या यूज है, तो वो पेशेंट जो है उसमें कंप्लाइंस बढ़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट अपनी ड्रग को लेके कंसर्न होगा, अपनी मेडिसिन को लेके कंसर्न होगा। सही है, इंगेज पेशेंट इन सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। सो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम यूजुअली पेशेंट्स को, हमारे पास यूजुअली पेशेंट्स आ रहे होते हैं, कार्डियक पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो हम उसको मैनेजमेंट प्लान देते हैं। तो हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम बीपी मॉनिटर का बता रहे होते हैं, बीपी कैसे मॉनिटर करना होता है, हमारे पास डिवाइस होती है, हम उसके थ्रू बता देते हैं। सो अगर मैं तबा हार्ट की बात करूँ तो हमारे पास पीओसीटी डिवाइस होती है, आईएनआर डिवाइस होती है। बेसिकली आईएनआर डिवाइस किसी को पता है इसके बारे में कि आईएनआर डिवाइस क्या होती है? किसी को पता है आईएनआर हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, किन पेशेंट में मॉनिटर कर रहे होते हैं आईएनआर? हम आईएनआर किस ड्रग के लिए मॉनिटर कर रहे होते हैं? एंटी महानूर ने सही आंसर किया, वारफेरिन के लिए कर होता है। सो बेसिकली पीओसीटी डिवाइस इज बेसिकली आईएनआर मॉनिटरिंग डिवाइस हमारे पास होती है। तो हम पेशेंट को इस तरह से, हम पेशेंट को इनकरेज कर रहे होते हैं कि आईएनआर अगर आपका, अगर हम उसको काउंसिल करेंगे कि आप अपनी डिवाइस अब बाय करें और आप उसको घर से आप उसको मॉनिटर करो। जैसे हमारे पास ग्लूकोमीटर होता है, सेम एज हमारे पास पीओसीटी आईएनआर डिवाइसेस होती हैं। हम पेशेंट को अपनी मैनेजमेंट, डिजीज की मैनेजमेंट का काउंसिल कर रहे होते हैं, पेशेंट को बता रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास पेशेंट जो होता है, हमारे पास अपनी जो ट्रीटमेंट होती है उसको, उसकी ट्रीटमेंट फेलियर से प्रिवेंट कर सकते हैं हम। जैसे अगर वो पेशेंट है, उसके पास वो किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर हमारे पास लैब सर्विसेज नहीं है,
फॉर इंस्टेंस वो बलोचिस्तान में रहता है, तो वहाँ पे उसको लैब सर्विसेज नहीं, लिमिटेड रिसोर्स है, तो मुझसे क्या होगा, हम पेशेंट को काउंसिल कर रहे हैं, हम बता रहे हैं पेशेंट को कि आप ये डिवाइस है, आप हमसे बाय कर लें, और फिर आप अपने जब अपने एरिया में हैं, जिस एरिया में भी है उस एरिया में आप होते हुए आप इस डिवाइस को आप अपना चेक करें और मॉनिटर करें और हमें बताएं। तो उससे हमारे पास क्या होगा, पेशेंट वारफेरिन जो हमारी बहुत हाई अलर्ट मेडिकेशन होती है और इस दवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन कार्डिक पेशेंट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बताएंगे और उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे हम उसका, तो हम पेशेंट क्या करेगा, अपने मोटिवेटेड होगा और अपनी मेडिसिन को लेके कंसर्न शो करेगा, और उससे क्या होगा, थेरेपी आपकी पेशेंट की थेरेपी अच्छा होगा, इंक्रीमेंट उसकी आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव हो सकता है। सही है। और हमारे पास जो रीएडमिशन का, एज आई डिस्कस बिफोर, कि हमारे पास जो पेशेंट, जो अगर हम काउंसिल के थ्रू हम अपने पेशेंट की रीएडमिशन को कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और रिडक्शन हेल्थ इकोनॉमिक बर्डन, सो बेसिकली जो पेशेंट होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट इसमें लग रही होती है, प्रोसीजर हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो उससे हम इसको इकोनॉमिक बर्डन को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यशवा। सो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको इस स्लाइड से क्या समझ आ रहा है, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? मैम ये एडीआर, ड्रग इंटरेक्शंस और सही है। और ड्रग इंटरैक्शंस क्या होते हैं? Wrong dosing. मैम ड्रग के आप एरियाज हो लोग सकते बताएं, हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और ड्रग दूसरी ड्रग के साथ इंटरैक्शंस क्या होते हैं? उनके इंटरेक्शन वगैरह। मैम जैसा Ma'am, कि most हम issue drugs you will अगर कार्डियक पेशेंट वारफेरिन का जैसे एनसेड के साथ ये ड्रग इंटरेक्शन। एग्जैक्टली। और कौन से हो सकते हैं? मैम वारफेरिन या Omeprazole एंटीबायोटिक के साथ साथ देंगे तो ब्लीडिंग रिस्क। सही है। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो हमें बता, हमारे पास हम कैसे इसको रूल आउट करेंगे, बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारा क्या इसमें रोल होगा। सो बेसिकली हम ड्रग इंटरैक्शंस को क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी, हम जब हम आउट पेशेंट की बात करें तो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन जब आती है तो हम उसको रिव्यू कर रहे होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को हम रिव्यू करते हैं, तो अगर हमें कोई ड्रग इंटरैक्शन कोई भी हमें ड्रग इंटरैक्शन मिलता है तो हम डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ड्रग इंटरैक्शन लिखा हुआ है, लीवोसल्प्राइड और फ्यूरासेमाइड का इंटरैक्शन है, तो लीवोसल्प्राइड किस चीज आती है, किसी को पता है लीवोसल्प्राइड का यूज क्या होता है? मैम लीवोसल्प्राइड जो है वो हम देते हैं गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक एजेंट जो। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और व्हाट अबाउट फ्यूरासेमाइड? लूप डायरेटिक मैम ये डायूरेटिक है हमारे पास, स्पीडिंग डायूरेटिक आई गेस। मैम ये एडिमा वगैरह में भी यूज होती है फ्यूरासेमाइड। हाँ, ये लूप डायरेटिक। ब्लड प्रेशर को लो बताया। करने So के लिए भी basically देते हैं, हमारे पास जो एंटी cardiac हाइपरटेंसिव patient डायरेटिक होते फॉर हैं, एडिमा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो बेसिकली ड्रग इंटरैक्शन हमें रूल आउट कैसे हो जाते हैं, सो बेसिकली हमारे पास जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उसमें उनको कोमॉर्बिडिटीज के साथ आते हैं, उनको डायबिटीज भी होती है, उनको जीआई का इशू भी होता है, तो उनके पास मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन होती है, पॉलीफार्मेसी को यूजुअली होती है। तो हमारा क्या काम होता है, बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारा रोल होता है हम सारी प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करें और उसमें से अगर हमारे पास कोई ड्रग इंटरैक्शन है तो हम उसको रिपोर्ट करें और डॉक्टर से हम क्या कम्युनिकेट करें और उनको बताएं और उसका वो भी बताएं, उसको सोल्यूशन भी बताएं। जैसे हमारे पास लीवोसल्प्राइड है तो हम कोई और से, जैसे आइटोप्राइड पे हम स्विच कर सकते हैं पेशेंट को, तो हम पेशेंट की थेरेपी को स्टॉप नहीं करेंगे, हम उसको सोल्यूशन देंगे। सो नेक्स्ट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट दैट कैन हार्म द पेशेंट। तो मुझे बताएं एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट में क्या फर्क होता है? मैम साइड इफेक्ट कैन बी हार्मफुल और कैन बी बेनिफिशियल। मैम एडीआर्स जो होते हैं वो नॉर्मल डोज पे, रैशनल यूज पे जो है ना, वो हमारे पास अगर कोई इंटरेक्शन रिएक्शन आ रहा है ड्रग का तो वो एडीआर होगा, और साइड इफेक्ट्स जो है ना वो हमारे पास रिपोर्टेड होते हैं और उनका जो है ना वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है हेल्थ पे। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम? टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से इसको वो किया है। सो बेसिकली साइड इफेक्ट जो होते हैं, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उसको हमें बताता है कि मुझे ये साइड इफेक्ट आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते उसको ड्रग को स्टॉप कर देना है, हम उसको बताएंगे आपको, अगर जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का लिखा है कि सिंकोप होता है, तो हम उसको बताएंगे बिफोर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं इससे पहले आप थोड़ी देर बेस्ट अपनी पोस्चर को मेंटेन करें, आप लेने से पहले आप इसको सिटिंग पोजिशन में लें, बैठ के लें, उसके लेने के बाद थोड़ी देर आप बैठ जाएं तो अपने पोस्चर को मेंटेन करें। फॉर इंस्टेंस अगर कोई पेशेंट है एंटीबायोटिक ले रहा है, कोई भी एंटीबायोटिक से उसको डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, तो वो हम एंटीबायोटिक स्टॉप नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्मल
डोज पे वो ले रहा है और उसको हो रहा है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ साइड इफेक्ट, हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे। बेसिकली बीइंग अ फार्मासिस्ट आप इसको काउंसिल करेंगे दैट ये इट्स नॉर्मल। और आपको अगर आप ये मेडिसिन एम्प्टी स्टमक लेनी, अगर कोई पेशेंट को जैसे फॉर इंस्टेंट मेटफॉर्मिन से अगर हम उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो उसकी वजह से हमारे पास उसको डायरिया हो जाता है पेशेंट को, तो हम उसको बता सकते हैं कि इसको आफ्टर मील लेना है, बिफोर मील नहीं लें आप, इसको आफ्टर मील ले लें, तो उसकी वजह से आपको डायरिया सबसाइड हो जाएगा। सही है। So non adherence patient is not following the prescription regimen। अब हमारे यूजुअली पेशेंट का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन होती है, उसमें मल्टीपल ड्रग होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यूजुअली TID की है, ट्राइस अ डे की प्रिस्क्रिप्शन कोई भी डोजिंग है, तो हम उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, हम डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं वंस इसकी लैब्स नॉर्मल हो जाती हैं। समझे हमारे पास बीटा ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव है, तो नॉन सेलेक्टिव यूजुअली हमारे पास क्या होती है, BID की डोजिंग होती है, तो हम उसको सेलेक्टिव पे कर सकते हैं, जैसे लाइक नेबिविलोल, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर पे हम इसको स्विच कर सकते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारा बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें, अगर पेशेंट हमें रिपोर्टिंग करता है तो हम उसको किस तरह से केटर कर रहे हैं। सही है। नेक्स्ट स्लाइड यशवा। ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाइंग द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप लोग मुझे बताएं व्हाट बेसिक हमारा क्या स्टेप होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमें वो कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये हमारे पास ड्रग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कर सकते हैं? मिस एडवर्स इफेक्ट पूछ के कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स वगैरह, पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या है। और कैसे करेंगे हम? मैम पेशेंट की तो कंप्लेंट साइन से सिम्टम्स में मैम इनको भी पता चल रहा उसकी होगा मैम। प्रिस्क्रिप्शन भी हम रिव्यू कर सकते हैं कि उसमें देख सकते हैं कि कुछ बिल्कुल, तरह की ड्रग्स हाँ तो नहीं दी हुई एग्जैक्ट, जिसका ड्रग ड्रग बिल्कुल इंटरेक्शन ऐसा है। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो बेसिकली पेशेंट इंटरव्यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं। पेशेंट जब हमारे पास आता है, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है, वो रिफिल कराता है, तो हम उससे पूछ सकते हैं आपको इस दवा से कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो इस तरह से हम पेशेंट्स का इशू रिजॉल्व कर जा सकते हैं। अगर हमें कोई आइडिया वो पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम जाके डॉक्टर को उसको बताएं कि उसको कोई भी वजह से, कोई पेशेंट को कोई बहुत ज्यादा इसकी कोई लो लेवल्स हो रहा है, BP बहुत ज्यादा लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। सही है। सो मेडिकेशन रिव्यू एज आप लोग ने ही मुझे बताया है कि हम उसकी मेडिकेशंस को रिव्यू करेंगे, उसकी थेरेपी को रिव्यू करेंगे, हम उसकी देखेंगे कोई थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन तो नहीं है, ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। अब आई जस्ट वांट कि आप लोग मुझे इंडिविजुअल बताएं इस सबका, थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन क्या होती है, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? मैम ड्रग डुप्लीकेशंस में जो है ना वो सेम क्लास की मेडिसिन जो है ना वो हम दे रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल आप स्टेटिन और पेटावास्टेटिन। लासा और ड्रग्स बताएं। मे बी लासा ड्रग्स, या हम कह सकते हैं कि मोस्टली इस तरह के कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके नेम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो मे बी नहीं देयर सम काइंड ऑफ नहीं बिस्मा, ये ड्रग थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन में नहीं लाया करेगा। लासा थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन नहीं होती। थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन बेसिकली होती है कि सेम क्लास ऑफ ड्रग, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कार्बिडोल है और नेबिविलोल है, तो बोथ अगर साथ प्रिस्क्राइब होंगे, दैट इज द थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन। ठीक है, आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। एंड इंटरेक्शन, इंटरेक्शंस किस तरह के हो सकते हैं, कौन कौन विच हमारे पास कितने इंटरेक्शंस हो सकते हैं? ड्रग मल्टीपल काइंड ऑफ इंटरेक्शंस, ड्रग फूड इंटरेक्शंस। ड्रग फूड इंटरेक्शन की कोई एग्जांपल कोई कर सकता है? फ्लोरोक्विनोन जो हम साथ नहीं देते। आयरन एंड मिल्क, आयरन सप्लीमेंट को भी एंटीबायोटिक के साथ फ्लोरोक्विनोन जो होती है। मैम टेट्रासाइक्लिन भी नहीं बताइए। देते डेयरी प्रोडक्ट के साथ। अच्छा मुझे बताएं, अटोर्वा स्टैटिन्स का आपको पता है कि एक फ्रूट होता है उसके साथ इंटरेक्शन होता है, आप गूगल भी कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट के साथ होता है स्टैटिन्स का। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, ग्रेप फ्रूट के साथ हम लोग नहीं ले सकते। सो हम यूजुअली पेशेंट को हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको काउंसिल कर रहे होते हैं कि आपको ग्रेप फ्रूट नहीं लेना। और अब अगर पेशेंट बहुत इंटीरियर से है, हम उसको ग्रेप फ्रूट बोलेंगे या किस तरह से हम उसको बताएंगे? इसका उर्दू में पता है आप लोग को क्या कहते हैं ग्रेप फ्रूट को? बेसिकली इसको उर्दू में चकोतरा कहते हैं। तो हम यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी सर्जरी होती है, हम उसको उनकी थेरेपी में स्टैटिन ऐड ऑन होती है, तो हम उनको यूजुअली बता रहे होते हैं कि ग्रेप फ्रूट नहीं लेना, आपको चकोतरा नहीं लेना।
सही है। तो ये हमारा काउंसलिंग का बहुत बड़ा इसमें हम यूजुअली हमारे पास जितने भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं हम इनको यही काउंसिल कर रहे होते हैं। और एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती है? कि वो आइदर वो ड्रग जो है मल्टीपल इमरजेंसी में या नहीं, मतलब चल रही तरह हो की जैसे प्रेगनेंसी होगी जिसमें ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि इट मे बी हार्मफुल टू द पेशेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। सो बेसिकली मेडिकेशन रिव्यू में हमने 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट देखी है कि थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन ना हो, जैसे अटोरवास्टैटिन पिटावास्टैटिन साथ में प्रिस्क्राइब हो, कोई ड्रग इंटरेक्शन ना हो। एज आप लोग ने ही बताया कि वॉरफेरिन के साथ अगर एनसेड्स दी हुई है तो एनसेड्स, तो हम वो चीज देख रहे होते हैं, हम उस ड्रग इंटरेक्शन को देख रहे होते हैं। सो लास्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग। अब हम पेशेंट, हमारे पास एक पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन आती है जो कि प्रिस्क्रिप्शन की डेट है 2020 की डेट डली हुई है और पेशेंट को डायरेटिक्स भी दी हुई है। व्हाट यू थिंक कि अगर हम उस पेशेंट को हम उसको रिफिल करना चाहिए, हमें उसको पेशेंट को उसकी प्रिस्क्रिप्शन को फिल करना चाहिए, या हमें उसको काउंसिल करने की नीड है? मैम काउंसिल करने की नीड है। क्या मैम काउंसिल करनी काउंसिल चाहिए? करेंगे पहले तो। सो बेसिकली डायरेटिक्स जो होती है ना हमारी, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पर हो सकता है उसकी वजह से। तो अगर वो डॉक्टर ने उसको कार्डियक पेशेंट में यूजुअली 1 ईयर का फॉलोअप होता है, तो हम यूजुअली पेशेंट्स को काउंसिल कर रहे होते हैं। अगर बहुत हमारे पास कोई ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन आती है तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं, हम उसको बता रहे होते हैं पेशेंट को कि आप अपने फॉलोअप्स कराएं, अपनी लैब्स कराएं और अपनी मॉनिटर कराएं। सो आई जस्ट वांट टू शेयर, मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन आती है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती रहूंगी। आई एम वर्किंग एट एम्बुलेटरी केयर। सो मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं बहुत सारे, जिसको मैं खुद से रूल आउट करती हूँ। सो बेसिकली मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन लैंड करती है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट बल्कि मेरे पास आता है और वो मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड की एक बॉटल लेकर आता है और मुझसे कहता है मुझे रिफिल चाहिए। तो आई जस्ट आस्क कि आप ये किस लिए ले रहे हैं? तो कहता है कि मैं 3 मंथ्स पहले डिस्चार्ज हुआ था और डॉक्टर ने मुझे ये दवा दी थी और ये मुझे पोटेशियम क्लोराइड की टैबलेट रिफिल चाहिए, मैं कंटिन्यू खा रहा हूँ जब से। तो मैंने उससे फिर क्वेश्चन किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको ये डॉक्टर ने डिस्चार्ज के वक्त दी थी, आपको पता है ये कब तक खानी थी? उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, वो किसी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था पेशेंट। सो मैंने उसको काउंसिल किया, मैंने कहा ये आपकी बेसिकली इसका रोल ये है कि आपको पोटेशियम आपका लो हुआ होगा उस वक्त, तो उस वक्त डॉक्टर ने दिया होगा। मैक्सिमम 3 to 5 डेज की थेरेपी होती है पोटेशियम क्लोराइड की, ओरल टैबलेट्स अगर हम बात करें तो वो 3 to 5 डेज की थेरेपी होती है और आपको लैब मॉनिटर करना होती है। तो सो बेसिकली हियर इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। हमने उसको काउंसिल किया और उसको बताया कि ये आप अपनी लैब्स कराएं और डॉक्टर से दोबारा से फॉलो अप कराएं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज यशवा। सो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इफेक्टिव काउंसलिंग की? अब आप लोग मुझे बताएंगे क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। मैम सबसे पहले तो जो है ना वो पेशेंट की ग्रीटिंग और उसके साथ जो है ना वो एक रिलेशन बिल्ड करना कम्युनिकेशन के साथ, बिल्कुल। उसको जो है ना वो, और बताइए। और मैम उससे जो है ना क्वेश्चनिंग करना ज़्यादा कि उसको जो है ना कोई साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, कोई एडवर्स रिएक्शन उसके आ रहे हों। और क्या पूछेंगे? मैम उसको सारी क्लियर चीजें समझाने के कम्युनिकेशन बाद उससे मैम उसे सारी चीजें समझाने के बाद उसे क्वेश्चन बैक करना कि आपको कितना समझ आया। एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बताइए। मैम अवॉइड मेडिकल जार्गन, लेमन लैंग्वेज में समझाना है उसे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सो अब और मैम इफेक्टिव इस तरह से काउंसलिंग उसके साथ कम्युनिकेट करें कि उसे अच्छी से हमारी बात समझ आ जाए, मतलब he is quite comfortable in asking questions. एग्जैक्टली देखिए टेलर अप्रोच, फर्स्ट जो पॉइंट है पर्सनलाइज अप्रोच। सो बेसिकली हर पेशेंट को हर चीज नहीं बता सकते। एक पेशेंट है जो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वो ऑलरेडी अपनी थेरेपी को लेकर बहुत कंसर्न है, तो हम उसको साइड इफेक्ट्स नहीं बता सकते, हम उसको ड्रग के नुकसानात नहीं बताएंगे, हम उसको बताएंगे कि आपको इस दवा से आपको ये आपको फायदा हो सकता है। सो बेसिकली हम इस तरह से टेलर अप्रोच होना चाहिए, हर पेशेंट को हर चीज नहीं बताएंगे। और एक अगर हम लेमन की बात करें तो हम उसकी लैंग्वेज की अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन आउट करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर कम्युनिकेशन। आपकी लैंग्वेज बहुत सिंपल और बहुत ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो पेशेंट इजीली समझ सके। अगर पेशेंट इंटीरियर से है या किसी ऐसी जगह से, तो आपका लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी, आपकी उर्दू की। यूजुअली उसको ऐसी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करेंगे जिससे वो समझ सके। सो इनकरेज क्वेश्चनिंग, मतलब आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, क्रिएट ओपन एनवायरनमेंट फॉर डिस्कशन। लाइक हम उसको इस तरह से बात करेंगे कि पेशेंट हमारे से सवाल कर सके, ना कि हम उसको इतना स्ट्रिक्टली डील करेंगे कि वो हमसे दोबारा से पलट के सवाल ना कर सके। शो एंड टेल मेथड, बेसिकली इसका ये होता है, हम लोग जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको हर दवा का मेडिकेशन पे लिख कर दे रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं इस दवा का ये पर्पज है,
सो हम हर मेडिकेशन का उसको पर्पस बताएंगे, यूज बताएंगे कि किस तरह से हमें ये दवा लेनी है और कितने डेज तक लेनी है। तो हर चीज को हम और शो कर करके हम उसको बताएंगे कि ये चीज का ये यूज है, इस दवा का ये यूज है। तो हम यूजली बता रहे होते हैं, यूजली मार्कर से भी हम लोग लिख के दे रहे होते हैं पेशेंट को, हर तरह से हम वो करेंगे। और द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज टीच बैक मेथड। टीच बैक मेथड ये होता है कि जो चीज हमने पेशेंट को बताई, हम उससे पूछेंगे कि हाँ आपने हमसे क्या समझा और उसको समझ में आ गया है कि नहीं, हम उसे रिपीट करवाएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड यशवा। जब हम पेशेंट को काउंसल करने की बात करते हैं तो हमारे पास हमें ड्रग के बारे में तो हम पढ़ लेते हैं, बट हमारे पास डिजीज को भी पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग अ फार्मासिस्ट, हम जब पेशेंट को काउंसल करते हैं तो पेशेंट भी हमसे पूछ सकता है हमें क्या इशू है। सो हियर इज अ स्लाइड हम जिसमें हमारे पास मैंने सारे आपको लिंक्स दे दिए हैं कि आपको इस डिजीज से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना हो तो ये आप यशवा से स्लाइड्स ले लीजिएगा, और आपको इसके डिजीज के बारे में भी पता होना जरूरी होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो आई जस्ट वांट कि मुझे आप लोग बताएं कि इन सब ड्रग की क्या क्या काउंसलिंग होनी चाहिए और कौन सी ड्रग किस चीज के लिए यूज होती है। मैम डायूरेटिक एडिमा को ट्रीट करने में यूज होती है, और इसमें हम ये बताएंगे कि सही है। बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर। यस सही है। और क्या बीटा ब्लॉकर का और रोल क्या होता है? मिस हार्ट बीट को स्लो करती है ये, टैकीकार्डिया को। मैनेजमेंट के लिए भी यूज होती हैं। चेस्ट पेन को एंजाइना और एंजाइना में भी यूज होती है। ठीक है। और मुझे बताइए और कौन सी बीटा ब्लॉकर्स होती हैं? बिसोप्रोलोल हो गई, कार्बिडोल हो गई, ये तो लिखी हुई है। इसके अलावा कौन सी बीटा ब्लॉकर्स? एटिनोलोल, और बताइए। अच्छा, अब मुझे बताइए एंटी एंजाइनल, ये तो मैंने 2 लिखी हुई है, इसके अलावा और कौन सी एंटी एंजाइनल आपको पता है? मैम एंजीसाइड ड्यूसर वो लिखी हुई है, ट्राइनाइट्रेट। नाइट्रेट्स में कौन कौन सी? नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। सो बेसिकली आपको पता होना, अब इनकी काउंसलिंग आप लोग को, जब हम बीइंग फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए। हमें डायरेटिक्स के लिए अगर हम बात करते हैं फ्यूरिसमाइड की, तो फ्यूरिसमाइड यूजुअली हमारे पास जो होती है वो क्या कहते हैं, यूरिनेशन कॉज करती है। तो हम पेशेंट को क्या काउंसिल कर रहे होते हैं कि यूजुअली आपको सुबह में लेनी है और दोपहर में लेनी है। एट बेड टाइम हम पेशेंट को कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहे होते। अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ भी होता है तो हम पेशेंट को काउंसिल कर रहे होते हैं, या आपको सोने से 4 या 6 घंटे पहले लेनी है, ताकि आपको यूरिनेशन का इशू ना हो। सही है। सो बीटा ब्लॉकर यूजुअली ओडी की डोजिंग होती है, सुबह के वक्त लेनी होती है। तो हम बता रहे होते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट को सुबह के वक्त उसका हार्ट रेट कम है तो हम उसको काउंसिल कर रहे होते हैं कि आप रात में भी ले सकते हैं, ताकि वो स्किप ना करे। सही है। हमें बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि हम पेशेंट को इनकरेज करें उसकी थेरेपी को बाय काउंसलिंग। ठीक है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स होती है, उसमें स्पाइरोलेक्टोन आती है। स्पाइरोलेक्टोन, मुझे बताइए पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक होती है तो उसके लिए हमें क्या चीज मॉनिटर करनी होती है? कौन सी लैब्स हम देख रहे होते हैं? मैम हम देखते हैं पोटेशियम का लेवल ज्यादा तो नहीं हो सकता, हाइपरकैल्शियम वाली कंडीशन तो नहीं हो गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। हम देख रहे होते हैं पेशेंट में पोटेशियम लेवल्स देख रहे होते हैं। हम यूजुअली लैब्स को बोलते हैं। पेशेंट अगर स्पाइरोलेक्टोन पे है तो हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि आपको, जब डॉक्टर ने आपको जबकि लैब्स का रिपीट कराने का बोला है, उसी टाइम से आपको लैब्स भी अपनी रिपीट करानी है। सो लास्ट इज ब्लड थिनर। ब्लड थिनर्स हमारे पास एस्पिरिन हमारे पास क्या, कौन सी मेडिसिन है, क्या इसकी क्लास ऑफ ड्रग है? एस्पिरिन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी प्लेटलेट है। और कौन सी एंटी प्लेटलेट्स होती है हमारे पास? क्लोपिडोग्रेल, बिल्कुल। और वारफेरिन, हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट ड्रग, एंटीकोगुलेंट होती है। मैम हेपेरिन, डेबिटाग्राम। और बताइए, और इनॉक्सापेरिन इट्स आल्सो एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट होती है। अच्छा, इनॉक्सापेरिन का कोई रूट बताएगा मुझे, किस रूट से जाती है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सबक्यूटेनियस होती है। एग्जैक्टली। तो सो बेसिकली हियर इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, जो उसको आपकी जब नॉलेज इतनी अच्छी होगी, आपको पता होगा कि हमें किस तरह से किस मेडिकेशन को किस तरह लेना है, और आपको खुद की नॉलेज इतनी अच्छी हो, तो आप पेशेंट को, जब यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट होते हैं कार्डियक पेशेंट, उनको इनॉक्सापेरिन प्रिस्क्राइब होती है।
बेसिकली इट्स अ ब्लड थिनर हमारे पास, तो हम पेशेंट को बता रहे होते हैं किस तरह से लगानी है। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हमें उसको उसकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको क्या हमें लैब्स मॉनिटर करनी है, वो सब चीज़ें हम उसको पेशेंट को काउंसिल कर रहे होते हैं। और अगर हम वारफेरिन की बात करें तो वारफेरिन एंटीकोगुलेंट, और इसके लिए भी मैंने एज आपको प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास बेसिकली एक डिवाइस होती है, पीओसीटी आयनर डिवाइस होती है। उस पर हम अपना, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोमीटर होता है, इसी तरह से हमारे पास पीओसीटी आयनर डिवाइस होती है। मैं चाहूंगी कि आप लोग उसको सर्च करें और उसके बारे में पढ़ें कि इसका डिवाइस का यूज अभी अभी इनिशिएट हुआ है ये, और हम जो पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास जितने भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, हम उनको ये डिवाइस होती है हम लोग दे रहे होते हैं डिस्चार्ज के वक्त, और उसका यूज हम बता रहे होते हैं, उसको किस तरह से यूज करना है, हम अपनी कैसे आयनआर को मॉनिटर कर सकते हैं, डे बाय डे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। यूजुअली हमारे जो वारफेरिन के फॉलोअप्स होते हैं वर्ल्डली फॉलोअप्स होते हैं, तो हम उसके लिए हम बता रहे होते हैं पेशेंट को उसको आपको किस तरह से मॉनिटर करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड यशवा। सो हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी जो कि मिस्टर एनन वाज एडमिटेड विद पेरिफेरल एडिमा एंड हैज इंक्रीज ब्लड प्रेशर ऑफ 150/100, syncope in morning and a heart rate of 130, and he has a history of poor compliance of medication, and now he is being discharged on same medication regimen: amlodipine 10 mg HS, carvedilol 25 mg BID, and rivaroxaban 20 mg OD. Okay, यशवंत नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। सो हेयर द आंसर्स। तो अच्छा देखिए, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो पेशेंट को पेडल एडिमा हुआ है, तो डू यू थिंक हमें क्या पेडल एडिमा हो रहा है तो हम उसको एमलॉडोपिन पे रखेंगे पेशेंट को? आप में से किसी ने मुझे आंसर किया था, आई डोंट नो क्या नाम था उनका, बट उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, एमलॉडोपिन हम उसको पेशेंट को नहीं देंगे, तो हम उसकी सेफेस्ट थेरेपी पे हम उसको स्विच करेंगे। उसी क्लास की अगर हम कैल्शियम चैनल की बात करते हैं तो हम उसको फेल्डोपिन पे कर सकते हैं, हम अर्ली कार्निटिपिन पे कर सकते हैं और निफिडिपिन पे कर सकते हैं। सो हम इस तरह से अपनी थेरेपी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बिडोलॉल की, तो कार्बिडोलॉल जो होती है वो हमारे पास सिंकोप करती है, तो हम वो बेसिकली इट्स अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, तो हम उसको सिलेक्टिव पे कर सकते हैं, नेबिविलोल पे स्विच कर सकते हैं। सो व्हाट्स द काउंसलिंग कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे। पेशेंट हमें पता है ऑलरेडी, हमें पता है कि पेशेंट नॉन कंप्लाइंट है, तो हमारा क्या रोल होगा? हम बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारा रोल होगा पेशेंट को बीपी मॉनिटरिंग चार्टिंग का एक्सप्लेन करें, और उसको रेगुलर अपनी बीपी मॉनिटरिंग के बारे में उसको बताएं, उसको कैसे अपना क्या कहते हैं बीपी मॉनिटर करना है, और उसको वॉक के बारे में बताएं, एक्सरसाइज के बारे में बताएं, और उसको अपनी डाइटरी इनटेक के बारे में उसको काउंसिल करें। सही है। और द लास्ट इज हमारे पास जो हमारे हॉस्पिटल में एक होता है ड्रग इन्फो का प्रोसेस होता है, जो हमारे पास ड्रग इन्फॉर्मेशन एक होता है हमारे पास, उसमें हम फार्मासिस्ट उसको डील कर रहा होता है, तो हम उसमें हम यूजुअली हमारे पास एक नंबर होता है, हम पेशेंट को दे सकते हैं, और कोई भी ड्रग रिलेटेड कोई भी क्यूरी आती है तो हम उसको पेशेंट कॉल कर सकता है, और फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी हो सकता है, उसको अप्रोच कर सकते हैं, तो हम उसको वो नंबर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और उसको बताएंगे अगर आपको कोई भी ड्रग रिलेटेड क्यूरी है या कुछ भी इशूज है तो आप पेशेंट को वो आप फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड यशवा। अब आप में से इसमें कोई मुझे इसको रीड करे, इस केस स्टडी को। मिस्टर एजी, आवाज नहीं आ रही मुझे, आई कांट हियर यू। Miss AJ has been taking warfarin for atrial fibrillation since 2 years and has 2 events of stroke in past 8 months. She has been non-compliant with medications and INR follow-ups. She has bruises on her skin and also reports bleeding from gums in morning. She is reluctant to take warfarin. सही। अब बताइए, अब मुझे बताइए इसका क्या, आपके स्टडी से आपको क्या समझ में आ रहा है? पेशेंट वॉज टेकिंग वारफेरिन फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन, 2 साल से पेशेंट वारफेरिन ले रहा है, और उसको 2 स्ट्रोक के इवेंट हो चुके हैं पास्ट 8 मंथ में, तो और पेशेंट नॉन कंप्लाइंट है और आईएनआर का फॉलोअप नहीं करा रही है, तो व्हाट यू थिंक इधर क्या बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारा क्या रोल होगा? आई जस्ट वांट कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। अच्छा पहले मुझे बताएं वारफेरिन जो होती है वो वारफेरिन के बारे में बताएं मुझे, किसी को पता है वारफेरिन? मैम वारफेरिन जो होती है वो
मारी आप बता रही थी। यस मिस, इट्स अ नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग। ये हार्ट पेशेंट्स यूज करते हैं जिनका मैकेनिकल वॉल्व होता है। ये बेसिकली ब्लड को ज्यादा थिन या फिर ज्यादा थिक होने से मॉडरेट उसके रेंज के अंदर रखती है ये बेसिकली। ठीक है, और बताइए, और कोई बताइए। आईएनआर मॉनिटरिंग करते हैं इसमें ज्यादातर। मैम ये मॉनिटरिंग के बगैर नहीं देनी चाहिए, मतलब आईएनआर लेवल मॉनिटर होता रहना चाहिए, वरना सही ब्लड है। ज्यादा थिन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। मैम इसके सही है, वाले में और immunization के बारे में उनको बताइए देखिए कि ये सेफेस्ट जो है ना रेंज है, और इस सेफेस्ट रेंज में आपने रहते हुए बिल्कुल जो है ना ऐसा ही अपनी है, मेडिकेशन कैरी ऑन करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड करिएगा यशवा। सो बेसिकली क्या इसमें हम अगर बात करें व्हाट आर द ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो रही है, पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है। पेशेंट को जो है, एक सेकेंड, स्लाइड विजिबल, ओके। सो बेसिकली पेशेंट को क्या हो रहा है, ड्रग वॉरफेरिन से एडीआर आ रहा है, गम ब्लीड कर रहा है, ब्रूज कर स्किन ब्रूजेस हो रही है। तो बेसिकली हाँ, हमारा बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारा क्या रोल होगा, पेशेंट हमें रिपोर्ट कर रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को हम मैनेजमेंट प्लान, हम डॉक्टर को बेसिकली मैनेजमेंट प्लान देते हैं। पेशेंट अगर नॉन कंप्लाइंट है तो हम उसको क्या करेंगे, डुएक्स पे स्विच कर सकते हैं। पेशेंट को वॉरफेरिन से हम डुएक्स पे स्विच कर सकते हैं। और फिर हमारे पास मेन जो पार्ट आता है वो काउंसलिंग का आता है। तो हम पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं कि अपने आईएनआर को फॉलोअप ले, आईएनआर का फॉलोअप कराए, रेगुलर फॉलोअप कराए। और डाइटरी काउंसलिंग भी हम कर रहे होते हैं। पेशेंट को हम बता रहे होते हैं कि हम बताए विटामिन के कौन से उसमें होता है, कौन सी डाइट में हमारे पास विटामिन के कंटेंट ज्यादा होता है। और इसका विटामिन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होता है विटामिन के। लीफी, अच्छा बताए वॉरफेरिन के साथ हम विटामिन के ले सकते हैं। नो मिस, नो मैम, वॉरफेरिन के साथ विटामिन के मैम ले कंटेंट सकते हैं, एकदम से स्टॉप नहीं करनी चाहिए मार्केट के साथ कोई विटामिन के ले रहा है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है ना वो आपका कम मिकदार मिलेगी। विटामिन के अगर हम पेशेंट वॉरफेरिन पे है तो हम विटामिन के ले सकते हैं। जी नो मैम मैम, ले नहीं ले सकते। लेकिन नहीं ले सकते फौरन से मैम, स्टॉप उसका नहीं एंटीडोट है, नहीं ले सकते। एंटीडोट नहीं ले सकते। अगर हम देखें बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास हम वॉरफेरिन की जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, हम उसमें हम ये कर रहे होते हैं, पेशेंट का अगर आईएनआर बहुत ज्यादा खून की हम कंसिस्टेंसी, बेसिकली हमें आईएनआर से हम क्या देख रहे होते हैं, आईएनआर जो लैब्स होती है हम उससे क्या देख रहे होते हैं। मैम वो हम उसका खून ब्लड थिन ज्यादा देख रहे पतला तो होते हैं, नहीं हो तो गया है या हम फिर खून का उनके फिलहाल रेंज क्या मैनेजमेंट चल के लिए रहा है। दे सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अगर खून की मैनेजमेंट के लिए हम बिल्कुल दे सकते हैं, सही है। लेकिन हम देखते हुए आईएनआर को देखते हुए हम दे सकते हैं, सही है। सो बेसिकली हम आई जस्ट वांट टू समराइज माय होल प्रेजेंटेशन। मैं आपको बताऊंगी कि हम हमारा फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम अगर कार्डिक मेडिकेशन, हम कार्डिक सेटअप में हैं तो हमारे पास हम फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे पास जो जितने भी हम अगर मैनेजमेंट की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम नॉट ओनली हम काउंसलिंग से कर रहे होते हैं, बेसिकली पेशेंट की लैब्स को देखते हुए ईच एंड एवरीथिंग हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के थ्रू हम उसको मेडिसिन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम अपनी थेरेपी को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड। आई जस्ट वांट कि आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड यशवा, ओवर टू यू। Okay, thank you very much, Dr. Amihari, for such an informative session. किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर ले ताकि भी हम इस सेशन को रैप अप करें। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछिए। मैम वो मेरा टॉपिक था मतलब कि मैंने पोस्टर डिज़ाइन किया था तो उसमें एड्रीनालिन पे किया था, तो उसमें हमारा हार्ट के इमरजेंसी सिचुएशन में कार्डियक अरेस्ट और इन चीज़ों को ट्रीट करने में यूज़ होता है, लेकिन हमारी इस प्रेजेंटेशन में एड्रीनालिन का जिक्र नहीं था, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी? नहीं क्या नाम है आपका, व्हाट्स योर नेम? लाइबा अली। अच्छा, तो बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो काउंसलिंग रिलेटेड है। तो हम जब बात करते हैं काउंसलिंग की तो एड्रेनलिन यूजली जो हमारे पास होती है वो इन पेशेंट में हो रही होती है। हम पेशेंट को खुद से नहीं दे रहे होते हैं, हम पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं होती है, यूजली डॉक्टर ही इसको एडमिनिस्टर कर रहे होता है। ओके मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम, हसन अली है मैम। क्वेश्चन था मेरा कि ये जो लैब्स हैं ये कौन कौन सी जो है ना वो हमें रिपीट करवानी चाहिए, ये इसका जरा बताइएगा, और कब कब हमें रिपीट करवानी चाहिए। अच्छा बेसिकली हमारे पास जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं हम लोग उसकी ना हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बहुत यूजुअली हम लोग
पेशेंट को कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली उसको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पोटेशियम कोई ड्रग दे रही होते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइट हम लोग रिपीट कराने का बोलते हैं। और बाकी हमारे पास और बाकी भी हम बोल रहे होते हैं, एको भी होता है हम रिपीट कराते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करता है कि हम कौन सी लैब उनको रिकमेंड करें। यस मैम, थैंक यू मैम। Yes, any other question? सबको सब चीजें समझ आ गई है मतलब? मैम एक और क्वेश्चन था मेरा कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कंप्लायंस नहीं है, उसकी मेडिकेशन एडहेरेंस नहीं, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि पेशेंट जो है ना वो भूल जाता है, अपनी डोज मिस कर देता है, हाँ, तो उससे बिल्कुल मैम ऐसा हम होता है। उसको जो है कैसे काउंसल कर सकते हैं कि अगर डोज उसकी मिस हाँ। हो गई है? देखिए, अगर पेशेंट जैसे हमारे पास आता है, वो कोई भी मेडिकेशन ले रहा है, जैसे वेलसार्टन पे है, तो उसको रात में लेनी थी और उसने स्किप कर दी, तो हम उसको बोल सकते हैं, जैसे अगर वो सुबह में उसको प्रिस्क्राइब कोई भी मेडिकेशन सुबह में प्रिस्क्राइब हुई है, तो वो लेना भूल गया है, तो वो स्किप करने से बेहतर है कि हम उसको बोले कि आप दोपहर में भी ले सकते हैं, सो क्या आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। स्किप, क्योंकि बीपी की जो मेडिकेशन होती है वो आपको प्रॉपर लेनी होती है, तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो आप उसको बोल सकते हैं कि अगर आपने सुबह में मिस किया तो आप दोपहर में ले सकते हैं। मैम अगर दोपहर में भी फॉर एग्जांपल गुजर गया टाइम और शाम आ गई है? हाँ हाँ, वो रात में भी ले सकता है, मतलब मेडिसिन लेना जरूरी है, क्योंकि बीपी की अगर मेडिसिन है वो स्किप करेगा तो उसके प्रेशर्स बढ़ सकते हैं। यस, थैंक यू मैम। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम। मैम एक डिवाइस आपने कहा था कि वो आप सर्च कीजिएगा INR मॉनिटरिंग के नाम से, तो उसका वो फुल नेम क्या था? POCT डिवाइस, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइस। आई थिंक मैं कमेंट में लिख देती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में लिख देती हूँ। जी जी श्योर मैम, थैंक यू। मैम आपने बताया ना कि एड्रीनालीन जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स दे सकते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम घर पर भी उनको इंट्रा मस्कुलर जो उसके पेन्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि मतलब कि ज़्यादा कंडीशन वर्स ना हो हॉस्पिटल जाने से पहले, तो ये इस तरह से नहीं दे सकते? लेकिन हम पेशेंट को तो नहीं देंगे, हम अगर फार्मासिस्ट होगा या वेल ट्रेन्ड होगा, BLS सर्टिफाइड होगा, तो वो ही दे सकता है, अदरवाइज हम खुद से तो नहीं दे सकते पेशेंट को। ओके मैम। मैम इसके अल्टरनेटिव हम एनजीसेड यूज कर सकते हैं, हाँ, जो एनजीसेड यूज कर एंजाइना। सकते हैं, बिल्कुल हम पेशेंट को ये काउंसिल कर सकते हैं, आप एनजीसेड ले लें अगर कोई पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है। एड्रेनालिन हम तो नहीं दे सकते पेशेंट को। अच्छा, thank you Any so other much. question? Any other question? Okay. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कर रहा है क्या, कोई करना चाहता है? हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है। जी। मैम जैसे मैम ने बताया कि जैसे आप कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह देखेंगे तो उसमें जैसे सेम क्लास की ड्रग्स वगैरह देखेंगे, पेशेंट को काउंसल करेंगे, लाइक इस तरह की चीज़ें मैम आपने बताई। तो मैम कोई ऐसी पॉइंट्स वगैरह हैं कि जिसपे हम यानी ज़्यादा फोकस करें और जल्दी से अपना ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम देखें, तो कुछ गाइडलाइंस आपकी तरफ से? हाँ, अप टू डेट से आप देख सकते हैं और लेक्सिकॉम से देख सकते हैं। अगर आप रेफरेंसेस की बात करें तो लेक्सिकॉम और अप टू डेट को फॉलो करें आप, या माइक्रोमेटिक्स। और मैम डोजेज के हिसाब से मेड्स के भी देने से, और वी फॉलो एनी अदर? मैथ्स के आई डोंट थिंक सो ऑथेंटिक है। आप लेक्सिकॉम, अप टू डेट और माइक्रोमेटिक्स, ये सारी जो रेफरेंसेस हैं हम इनको फॉलो कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अभी आपने जैसे बताया कि अगर कोई डोज मिस हो जाती है तो ये आप उन पर फॉलो हो जाते हैं। अगर उसे उस दिन डोज याद ही नहीं आई है, वो नेक्स्ट डे पे अगर वो नाइट डे हो गए तो अगले दिन उसे फिर डबल डोज देनी होगी या सिंगल डोज? आप ये कह रहे हैं कि अगर वो नेक्स्ट डे ले वही वाली मेडिसिन, आप ये बोलना चाह रहे हैं? जी मैम, जैसे अगर कोई मिस हो गया, उसने पूरा दिन ही लिया, नेक्स्ट डे आ गया, आप वो जो डोज उसने जो एक मिस हुई है वो भी साथ लेगा? नहीं, हम इस तरह से नहीं करते। यूजुअली अगर स्किप हो जाती है तो हम बस नेक्स्ट डे वाली डोज जो नॉर्मल डोज है हम वही लेंगे, डबल डोज नहीं लेने का कोई इस तरह से कोई वो नहीं है कि हम डबल डोज पेशेंट को काउंसिल करें डबल डोज ले, सिंगल डोज ही लेगा। लेकिन हम उसको काउंसिल करेंगे कि पेशेंट को कि आप अपनी प्रॉपर डोज को मैनेज करें और प्रॉपर अपनी मेडिसिन टाइमली लें। ये हमारा काउंसलिंग पॉइंट होगा। Okay.
Thank you so much, Dr. Ummehani. We extend our heartfelt gratitude to you for delivering such an insightful and thought-provoking session on drug-related problems in cardiovascular therapy and patient counseling. So, thanks for your valuable time, your clinical Thank you, wisdom, Yashva, for giving me this opportunity. I just want you're to thank welcome. you. You're most welcome for such an enlightening session. And you inspired us towards the better patient-centered care. Thank you once again for being with us and contributing to our learning journey as well. Thank you, students, for your time, for your enthusiasm, and for your engagement. Thank you very much. Allah Hafiz. Welcome. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा प्लीज.